हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में रोज पाठ का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरा कहानी वाला भी लिंक वहां पर पड़ा हुआ है और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वाला भी लिंक वहां पर पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं वो सारा का सारा है, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस के लिए भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जाकर जल्दी से देख लीजिए। उसके बाद से यहाँ आइए, यहाँ पर पूरे पाठ का जो सारांश है सारांश पढ़ेंगे और प्रश्न और उत्तर यानी सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके किताब का सभी के सभी क्वेश्चन यानी इस पाठ का, रोज पाठ का सब का सब आज क्लियर होने वाला है एकदम बेहतर तरीके से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, प्रत्येक पाठ का लेखक और कवि का नाम भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ से देखकर उसको भी पहले याद कर लीजिए, क्योंकि बाबू वहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर, स्थान कुणवा मोड़ भटवरिया, सिवान बढ़िया मेन रोड, ये हम लोग का ऑफलाइन कोचिंग चलता है। और ऑनलाइन की दुनिया में आप लोग बोर्ड बाबा से जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप लोग हमारे हैं, हम आपके हैं, ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं रोज पाठ का एक एक करके पूरा का पूरा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है बाबू, रोज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। ओके, ये इनके कहानीकार हैं, इस कहानी के कहानीकार हैं। सबसे पहले चलिए लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। लेखक परिचय में से मतलब प्रत्येक पाठ के अंदर कम से कम 5-6 ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है, 10 जितना भी पूछते हैं, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। तो लेखक परिचय को सब एकदम अलग अलग करके खूब बेहतर तरीके से लिख दिया गया है। ध्यान दीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए बाबू। लिखना जरूरी है, लिखिएगा तो आपके पास रहेगा। ओके, और कभी भी निकाल कर धाए दे पढ़ लीजिएगा, ठाए दे याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेखक, तो कहानी के लेखक कौन है यानी रोज पाठ के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में हुआ था। निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। ओके, निधन 4 अप्रैल 1987 और जन्म 7 मार्च 1911, याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। इनका जन्म स्थान है कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में कसैया के कुशीनगर के कसैया में हुआ था। माता पिता, माता का नाम है बेंती देवी और पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो प्रख्यात पुरातत्ववेता थे। ठीक है, पुरातत्ववेता का मतलब क्या होता है कहानी में भी बताया गया था, यानी पहले वाले वीडियो में जिसमें पूरा कहानी समझाया गया है उसमें भी बताया गया था। यहाँ भी सुन लीजिए, जितने भी लोग पुराने सभ्यताओं, पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं ना, उन्हें पुरातत्ववेती कहा जाता है। ओके, 8th क्लास वाले आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री का पढ़ना है, सिंधु सभ्यता, उसी में इसके बारे में हर चीज़ लिखा गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा, यानी जो अज्ञेय जी हैं उनका शिक्षा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। आरंभिक शिक्षा घर पर हुआ था, यानी कि शुरू में वो घर पर पढ़े थे। 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया इन्होंने। 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया इन्होंने। 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर से BSc किया और MA से लाहौर किया। सॉरी और MA किया कहाँ से? लाहौर से। MA कहाँ से किए? लाहौर से किए। ये इनकी शिक्षा है, यानी कि कैसे और कहाँ से इनकी शिक्षा हुई। सम्मान एवं पुरस्कार, यानी इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, किस किस सम्मान यानी किस किस पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है। देखिए, सुग्रा युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार से ये नवाजे गए हैं, यानी इनको ये पुरस्कार मिला है अज्ञेय जी को। कृतियाँ में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनकी कृतियाँ बहुत सारी हैं। यहाँ पर कुछ लिखा गया है, देखिए कृतियाँ इन्होंने कहानी भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, नाटक भी लिखा है, कविता भी लिखा है, यात्रा साहित्य भी लिखे हैं इन्होंने, और निबंध भी लिखे हैं, और कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। ओके, चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। कृतियाँ मतलब रचनाएं भी होता है, आप सभी को पता है। इनकी कृतियाँ कौन कौन से, देखिए यहाँ से शुरू किया गया है। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की, यानी ये जब 10 वर्ष के थे ना तब से कविता लिखना चालू कर दिया।
बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, यानी ऑब्जेक्टिव में भी सब प्रैक्टिस कराया गया है। ध्यान से देखिए, बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक भी लिखा इन्होंने। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे, यानी घर में ये हस्तलिखित हाथ से लिखते थे एक पत्रिका आनंद बंधु नाम का, और ये निकालते थे। 1924 से 25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा इन्होंने। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित की थी। इनकी पहली कहानी 1924 में कहाँ से? इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा से ये प्रकाशित की गई थी। ओके, आगे देखिए। हाँ, अब इनकी कहानी संकलन यानी कहानी कौन कौन से लिखे हैं तो देखिए, बीपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि। उपन्यास इन्होंने कौन कौन सा लिखा है? शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941 में और द्वितीय भाग 1944 में। किसका? शेखर एक जीवनी, यानी शेखर जी का जीवनी लिखे थे। नदी के द्वीप 1952 में, अपने अपने अजनबी 1961 में इन्होंने लिखा था। ये उपन्यास है। नाटक इन्होंने लिखा है उत्तर प्रियदर्शी 1967 में लिखा था। ओके, उत्तर प्रियदर्शी नाटक है जो 1967 में इन्होंने लिखा था। आगे देखिए बाबू, आगे है कविता संकलन, यानी इन्होंने कविता भी लिखा है। देखिए कौन कौन से कविताएं लिखे हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि। ये सब इन्होंने कविता लिखा है। यात्रा साहित्य, यानी कहीं यात्रा करने गए हैं उस पर इन्होंने कुछ लिखा है। तो देखिए, अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, एक बूंद सहसा उछली 1961 में। देखिए निबंध इन्होंने कौन कौन सा लिखा है? त्रिशंकु, आत्मनेपद, अलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर आदि इन्होंने क्या लिखा है? निबंध लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखा है। देखिए कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। ग्रंथ कौन कौन लिखे हैं? तो तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1978 में, पुष्करिणी, रूपाम्बरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि इन्होंने ये सारे ग्रंथ लिखे हैं। अब कुछ बात यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। शरत चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र तथा अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने किया, यानी अंग्रेजी में अनुवाद किया है। रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद अज्ञेय जी ने ही किया है, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर जी की रचना गोरा है, उसको हिंदी में अनुवाद इन्होंने ही किया है, अज्ञेय जी ने ही किया है। ओके, अब देखिए बाबू, ये रहा लेखक परिचय। लेखक के बारे में हर चीज़ है। ओके, इतना पढ़ लेंगे तो एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा देंगे अगर इनके पाठ से आ गया तो क्वेश्चन। आगे बाबू, पाठ सारांश। पाठ सारांश क्या होता है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यदि आप पूरी की पूरी कहानी पढ़े हुए हैं, पूरी की पूरी कहानी जानते हैं कि क्या है, तो आप सारांश खुद से भी लिख सकते हैं और बेहतर सारांश लिख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि कहानी की हर वो बातें, यानी जिससे सामने वाला समझ जाए कि कहानी में क्या क्या चीज़ था, कहानी कैसा था, वही सारांश होता है। इससे ज़्यादा सारांश कुछ नहीं होता है, और सारांश को थोड़ा बेहतर लिखना चाहिए। आगे देखिए, पाठ सारांश। चलिए सारांश को पढ़ते हैं एक एक करके, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, प्रस्तुत कहानी रोज में लेखक ही कथावाचक है और पात्र भी है, यानी इस कहानी के कहानीकार ही लेखक हैं, यानी कहानीकार भी वही हैं, और इस कहानी के हीरो यानी पात्र भी वही हैं। यानी एक जो कहानी लिखे है ना, इन्होंने खुद से देखा है और खुद से लिखा है, इसके एक्टर भी यही रहे हैं। आगे देखिए, मालती और कथावाचक के बीच दूर के भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन साहचर्य जनित राग भी है। यानी कहने का मतलब, पाठ में मैंने पढ़ाया था ना, ये दूर के भाई बहन का इनका रिश्ता है, लेकिन इनका भाई बहन का रिश्ता ये नहीं मानते हैं, ये दोनों एक दूसरे को दोस्त मानते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है, आगे है, मालती के विवाह के करीब 4 साल बाद लेखक उससे मिलने उसके घर जाता है। वहाँ वह मालती के घर का वातावरण एक उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ पाता है। कहानी में बताया गया था ना, जब लेखक घर में जाते हैं मालती के, तो क्या कहते हैं, पता नहीं है कैसी अंधेरी छाया इस घर पर मंडरा रही है, काली छाया इस घर पर मंडरा रही है। डॉक्टर पति महेश्वर, यानी मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर।
का नियत समय पर अस्पताल जाना, लौट कर आना, कांटा चुभने से गैंग्रीन के मरीजों के कभी हाथ तो कभी पांव काटकर इलाज करने की बात बताना, पुनः भोजन करके वापस जाना, मालती का पति के समयानुसार सारे कार्यों को निर्धारित करना, पति का इंतजार करना, नल से पानी आने के समय की प्रतीक्षा करना, जैसे रोज रोज के काम, और यहाँ तक कि रोते बिलखते बच्चे टीटी के प्रति, यानी उनका एक लड़का था टीटी, महेश्वर, और मालती का लड़का था टीटी, के प्रति एक रागहीन संबंध का निर्वाह करना आदि पूरे के पूरे बात को यहाँ पर बता दिया गया है। यानी वो लोग डेली रूटीन में बंध चुके हैं। महेश्वर का काम क्या है? रोज उठते हैं, ऑफिस से अस्पताल चले जाते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, फिर चले जाते हैं। मालती बस उन्हीं में लगे रहती है, कब आएंगे कब जाएंगे, खाना पकाना, बच्चे को देखना, नल से पानी का इंतजार करना, ये हर चीज़ बस यहाँ पे लेखक वही बस बताना चाहते हैं। यानी कि देखिए सारांश में वही बस छोटा करके लिख दिया गया है, बाकी कहानी में हर चीज़ लाइन बाई लाइन लिखा है। कुल मिलाकर मालती का घर और उस घर के सदस्यों में जीवन कोई उत्सव या अवसर नहीं था। यानी उनके जीवन में कोई भी खुशी नहीं थी, कोई भी उत्सव, कोई भी खुशी, कोई भी उत्सव, ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे देखिएगा, बस रोज एक रूटीन के हिसाब से सभी लोग चल जा रहे थे, जिए जा रहे थे। वहाँ एक मध्यम वर्गीय जड़ता थी जो किसी भी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती थी। यानी कि मान लीजिए किसी कोई उद्देश्य होता है तो उसके लिए काम करता है, अलग अलग कामें करता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, रोज का वही काम है, रोज रोज एकदम डेली रूटीन में बंध चुके हैं। मालती के पति का पत्नी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तिगत असीमता के प्रति, संबंधों के प्रति व्यवहार रूटीन प्रकृति का है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो है ना महेश्वर जी, देखिए पति का पत्नी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, यानी किसी से मतलब जीवन क्या है, जीवन में कितना खुश रहना चाहिए, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, बस रोज के काम में लगे हुए हैं। आगे लिखा है, लेखक को लगता है कि मालती जो कभी अल्हड़, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी, लेखक के साहचर्य में प्रसन्न और खिली खिली रहती थी। विवाह के इतने कम अंतराल में ही एक मध्यम वर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है। अर्थात पाठ में बताया गया था ना कि लेखक बचपन का एक कहानी जिक्र करते हैं कि दोनों साथ में रहते थे, हमेशा खेलते थे, कूदते थे, और आम का टिकोड़ा तुर तुर खाते थे ना। हाँ, तो अभी जब ये आए हुए हैं लेखक, तो उसके आने से शायद मालती को किसी प्रकार की भी खुशी नहीं हो रही है, वही लेखक सोच रहे हैं और बता रहे हैं। आगे देखिएगा, यानी अब हर चीज़ से क्या कर चुकी है, तो समझौता कर चुकी है। कौन? मालती। आगे लिखा है, वह 4 साल बाद मिलने आए, उसके इस मित्रवत भाई के प्रति कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाती। मालती कोई भी विशेष उत्साह नहीं दिखा रही है, 4 साल बाद उनसे मिलने आए हैं लेखक जी। आगे देखिए, न खुशियाँ बताती है, न दुख ही साझा करती है, खुश है कि दुख है ये कुछ भी नहीं बता रही है। लेखक भी स्तब्ध और निशब्द हो जाता है, यानी लेखक भी कुछ नहीं कह पाता है। जिस प्रकार घड़ी यांत्रिक तरीके से अपना समय बताती चलती है, उसी तरह से मालती भी एक एक घंटे के साथ उस घर के दर्रे को आगे बढ़ाती चलती है। यानी कि समय जिस तरह से नहीं रुकती, चलती जा रही है, उसी तरह मालती का भी जीवन चलता जा रहा है। आगे देखिएगा, पूरे घर में एक मुर्दा शांति भर चुकी है। यानी एक मुर्दा शांति, जब मरने के बाद लुका होता है, शरीर मृत पड़ जाता है, कोई मतलब किसी से कुछ नहीं बोलता है, उसी तरह से उसका घर हो गया है। यह कहानी अखबार के एक टुकड़े के प्रति मालती की जिज्ञासा को देखकर पुरुषवादी समाज व्यवस्था में मध्यम वर्गीय स्त्री की नियति का विमर्श बड़े सटीक ढंग से सामने रख देती है। अर्थात कहने का मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला का जीवन कैसे हो जाता है शादी विवाह के बाद, ये हर चीज़ उस कहानी से पता चल जाता है। महिलाएं यंत्रवत हो जाती हैं, महिलाएं क्या हो जाती हैं, सर एकदम मशीन की तरह हो जाती हैं, बस सारे काम को करना है, दिन भर का वही काम रहता है, डेली रूटीन हो जाता है, इतना बजे उठना है, फिर ये करना है, वो करना है, दिन भर का उनका काम एकदम सेट हो जाता है। आगे देखिएगा, लिखा है कि मालती के पति जिस अखबार के टुकड़े में आम लपेट कर लाता है, मालती उसे पढ़ने लगती है। ज़रा सोचिए, मालती उस आम जो लपेट कर लाते हैं ना, वो आम ले लो, आम ले लो, हाँ, आमवल जिस अखबार में लपेट कर लेकर आते हैं, उसमें जो लिखा रहता है ना, मालती उसको लगती है ध्यान से पढ़ने। लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, लेखक उसके अतीत के स्वभाव को याद करते हुए सोचता है कि यही मालती पढ़ने से दूर भागती थी, तब उसके जीवन में पढ़ाई की उबाऊ चर्या
के बरकस खेलने कूदने की कल्पनाएं करने के, किस्से गढ़ने के सुंदर एहसास थे। सुनिएगा, यानी वही मालती जो पहले नहीं पढ़ती थी, भाग जाती थी, किताब उताब फाड़ देती थी, कहानी में एकदम पाना फाड़ कर फेंक देती थी, आज वही मालती एक पुराने अखबार के टुकड़े को पढ़ने के लिए बेचैन है, पढ़कर पूरा का पूरा खत्म कर दे रही है। जरा देखिए ध्यान से, आगे लिखा है, आज एक मध्यम वर्गीय गृहस्थीन की मनहूस दिनचर्या से बाहर झांकने के लिए उसके पास अखबारों के ये टुकड़े हैं। अखबार में क्या रहता है सर? बाहर के सब न्यूज़ रहते हैं ना, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है। जरा सोचिए, अर्थात घर के बाहर झांकने के लिए उसे अखबार का सहारा लेना पड़ रहा है, जिनसे छन कर वह इस रोज की दुनिया के परे चले जाना चाहती है। रोज, पहले कहानी का नाम क्या था? गैंग्रीन था। पहले कहानी का नाम गैंग्रीन था, लेकिन लेखक ने बदलकर क्या कर दिया? रोज कर दिया। क्यों कर दिया आपको पता चला? रोज का डेली रूटीन है, यानी रोज 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 वही काम हो रहा है। आगे देखिए, लेकिन आधुनिकता के दबाव में व्यक्ति यंत्रवत हो जाता है, वह खुद के प्रति भी अजनबियत का शिकार हो जाता है, यानी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। कुछ नियम है, कुछ कानून है, सब में बंध जाते हैं लोग। वह जीवन जीता नहीं, ढोता है। जीवन जीता नहीं है, मजबूरी है, जीवन को काटता है, जीवन को ढोता है। कुल मिलाकर यह कहानी आधुनिकता के आईने में व्यक्तिगत असीमता और मशीनी जीवन के त्रासद अंत संघर्ष का आख्यान है। अर्थात ये पूरा का पूरा कहानी जब पढ़िएगा ना, आपको लगेगा ना कि मालती जो है ना, इनफैक्ट महेश्वर भी जो है ना, एक नियम में बंध चुके हैं। वो जीवन को बस काट रहे हैं, जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो ये था पूरा का पूरा पाठ का सारांश, यानी पूरा पाठ का सारांश था। एक बार आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारांश खुद से लिखा जाता है, लिखने की चीज़ नहीं है। कहानी समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा सारांश आप खुद से अपने भाषा में बेहतर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, चलिए क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, और कॉपी कलम में कॉपी कलम में ना, कॉपी लेकर के कलम से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ओके। और उसके बाद से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और वैसे कहानी अगर बढ़िया से पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन आंसर भी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद से लिख सकते हैं, ओके। चलिए, फिलहाल आपको पूरे क्वेश्चन का एक सटीक आंसर और बढ़िया आंसर दिया जा रहा है, आप तो लिख लेंगे, ओके। चलिए बाबू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए, या मालती के घर का वातावरण कैसा था। यानी दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको यही जवाब लिखना है। देखिए उत्तर में क्या लिखा गया है। मालती के घर का वातावरण एक उदास सी दिनचर्या से घिरा हुआ था। डॉक्टर पति का नियत समय पर अस्पताल जाना, लौट कर आना, पुनः भोजन करके वापस जाना, मालती का पति के समयानुसार सारे कार्यों को निर्धारित करना, पति का इंतजार करना, रोते बिलखते बच्चे के प्रति भी एक रागहीन सा संबंध निर्वाह करना आदि, ये सभी एकदम एक दिनचर्या में बंध गए थे। आगे देखिए, कुल मिलाकर मालती का घर और उस घर के सदस्यों में जीवन का कोई भी उत्साह या अवसर नहीं था। वहाँ एक मध्य वर्गीय जड़ता थी जो किसी भी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती थी, यानी अर्थात सभी लोग नियम में, एक बंदिश में बंधे हुए थे। समाज के भी कुछ नियम कानून होते हैं, हमारे यहाँ भी देखने को मिलता होगा आप लोगों को। चलिए, ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप छाया मंडरा रही हो। किसी सांप की छाया, सांप ठीक है, की छाया मंडरा रही हो। यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए, ओके। ये क्वेश्चन, यानी ये पहला लाइन है, यानी जब लेखक जाते हैं ना कहानी में, देखिएगा ये लाइन है, लिखा है, शाम को अक्सर लोग दिन भर की चहल कदमी के पश्चात एक खालीपन का अनुभव करते हैं। जी हाँ, दिन भर खूब लोग थके रहते हैं, मेहनत किए रहते हैं, तो शाम को क्या होता है सर? यानी कि सभी लोग खालीपन का अनुभव करते हैं। व्यक्ति और उसका परिवेश मानो किसी एक अनिश्चित बिंदु पर ठहरा हुआ होता है। विचारों, कर्मों और संबंधों में कोई जुम्बिश नहीं होती। लेखक मालती के घर में भी इसी शाम सी उदासी को लक्षित करता है, यानी इसी शाम को वो क्या करता है? प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। यानी लेखक और मालती का संबंध क्या है? तो देखिए, लेखक और मालती के बीच दूर के भाई बहन का संबंध था, लेकिन
बचपन से ही साथ खेलने, पढ़ने, पिटने जैसे बाल सुलभ क्रियाकलापों और साहचर्य के चलते उनमें एक छोटा साख्य भाव सा था, यानी दोनों दोस्त थे। उनके परस्पर व्यवहार में हमेशा इसी सख्य भाव की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही। कभी भ्रातृत्व या बड़े छोटे का बंधन नहीं रहा, यानी कभी भी बड़े भाई और बहन की तरह नहीं रहे, हमेशा एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह रहे। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है बाबू, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? अपने विचार दें, यानी अपने शब्दों में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। कहानी में मालती के पति महेश्वर एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं, परंतु उनके अंदर एक मध्यम वर्गीय पति की सभी जड़ताएं हैं, सभी नियम भरे हुई हैं। पत्नी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तिगत असीमता के प्रति, संबंधों के प्रति उनका मन उचाट सा है, अर्थात वो भी गांव के समाज के नियमों कानूनों का पालन करते हैं और वही उनका दिनचर्या है। आगे देखिए, हाँ, गैंग्रीन क्या है? देखिए, गैंग्रीन पैर में किसी नुकीली कांटा के चुभ जाने से फैलने वाला जहर से उपजा हुआ रोग है। प्रायः इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के पैर काट देने पड़ते हैं, हाथ में लगल तो हाथ काट देने पड़ते हैं। ओके, याद रहेगा लोग। लेकिन हमने यहाँ कांटा हल्ला तो हो जाला गुण खून और कौन के दूध दो के खत्म कर दिले सुन करके। हाँ, ध्यान दीजिए। तो पता है ये गैंग्रीन कुछ और है, वो नहीं है। यहाँ देखिए, अगला है आशय स्पष्ट करें। आशय स्पष्ट करें तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसा, हाँ, जैसा यह घर, जैसे मालती, जैसा यह घर, जैसे मालती, मैं भी ठीक वैसे ही हो रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। उत्तर इसका लिखा है, लेखक मालती के घर पर एक भयानक उदासी का माहौल महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ के परिवेश पर ही कोई गहरी उदासी की छाया घिरी हुई है। मालती, जो कभी अल्लड़, चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी, लेखक के साहचर्य में प्रसन्न और खिली खिली रहती थी। विवाह के इतने कम अंतराल में ही एक मध्यम वर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है। यानी कि एक मध्यम वर्गीय स्त्री जिस तरह घर में रहती है, आपको घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, उस तरह से ये समझौता कर चुकी है अपने जीवन के साथ। वह 4 साल बाद मिलने आए उसके इस मित्रवत भाई के प्रति भी कोई विशेष उत्साह नहीं दिखा रही है। जरा सोचिए, 4 साल बाद भाई आए हैं, आए हमनी के भाई अपना बहन घर चल तो वो मैं सास ससुर सब लोग भाड़ में जाओ, भाई अरे बाबू हमारा आओ, बैठो, खा पिया, खा खो। आगे देखिए, बहन होती है सर। आगे देखिए, न खुशियाँ बताती है न दुख ही साझा करती है। लेखक भी स्तब्ध और निशब्द हो जाते हैं एक्चुअली। इसलिए लेखक ने उक्त बातें कही, यानी ये सभी बातें कही। आगे देखिए 7 नंबर, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे की इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? देखिए, मालती एक मध्यम वर्गीय पत्नी है। सरकारी डॉक्टर पति की दिनचर्या एक ही दर्रे की है। गृह स्वामी होने के कारण घर की सारी गतिविधियां उसी पर केंद्रित है। यहाँ तक कि पत्नी का स्त्रीत्व भी, पुत्र का बचपन भी, पत्नी सिर्फ घर के सारे कामों के प्रति पूरी तरह यंत्रवत हो चुकी है, यानी कि एकदम मशीन की तरह हो चुकी है। जिस प्रकार घड़ी यांत्रिक तरीके से अपना समय बताती चलती है, यानी कि एकदम रुकती नहीं है, चलती जाती है, उसी तरह से मालती भी एक एक घंटे के साथ साथ उस घर के दर्रे को आगे बढ़ाती चलती है। पूरे घर में एक मुर्दा शांति भर चुकी है। अर्थात मालती भी एकदम समय की तरह रोज का वही काम करते जा रही है। अब आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन है बाबू, अभिप्राय स्पष्ट करें। क नंबर क्वेश्चन, यानी कि इसका ख नंबर भी है, ध्यान दीजिएगा। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। आगे देखिए इसका उत्तर क्या है। रात्रि को सोते समय लेखक का कल्पनाशील मन मालती के घर और आसपास के परिवेश की उस उदासी से दूर भागना चाहता है। वह अपनी कल्पना शक्ति और सौंदर्य बोध के चलते उस
निचाट सुने परिवेश के प्रतीक सूखे चीड़ के वृक्षों में भी जीवन के संघर्षों के बावजूद जिजीविषा का संगीत सुनता है। उसे उस परिवेश में कोमलता और कोलाहल दिखाई पड़ता है, दुख या उब नहीं। अर्थात कहने का मतलब हर चीज़ खुश है, पेड़ पौधे पहाड़ सब खुश हैं, लेकिन मालती का घर सुना सुना है। मालती एकदम असहाय हो गई है, यही कवि कहना चाहते हैं। अब आगे दे पाठ में खूब बेहतर तरीके से बताया गया था, ध्यान दीजिएगा। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है, यह क्या है? आगे देखिए, लिखा गया है, मालती का पति जिस अखबार के टुकड़े में आम लपेट कर लाता है, मालती उसे पढ़ने लगती है। लेखक उसके अतीत के स्वभाव को याद करते हुए सोचता है कि यही मालती पढ़ने से दूर भागती थी, पढ़त ना रहे, किताब फाड़ देते रहे, बहुत बदमाश रहे। आगे देखिएगा, तब उसके जीवन में पढ़ाई की उबाऊ चर्चा के बरकस खेलने कूदने के, कल्पनाएं करने के, किस्से गढ़ने के सुंदर एहसास थे। आज एक मध्यम वर्गीय गृहस्थी की मनहूस दिनचर्या से बाहर झांकने के लिए उसके पास अखबारों के ये टुकड़े हैं, जिनसे छन कर वह इस रोज की दुनिया के परे चले जाना चाहती है, रह रह कर। ओह, यानी बाहर नहीं जा सकती है, यंत्रवत हो गई है, मशीन की तरह हो गई है। यदि बाहर के बारे में जानना है तो उसको अखबार का सहारा लेना पड़ता है। आगे देखिए, वो भी कौन सा अखबार, कैसा अखबार? रोज वाला अखबार नहीं। कभी पतिदेव आम लेकर चले आते हैं ना अखबार में, तो वो वाला अखबार, टुकड़ा अखबार का। जरा सोचिए। अगला क्वेश्चन है बाबू, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए, या रोज कहानी के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण करें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, मालती बचपन में अल्हड़ चंचल और जिद्दी लड़की हुआ करती थी। लेखक के साहचर्य में प्रसन्न और खिली खिली रहती थी, यानी लेखक के साथ जब बचपन में थी तो खिली खिली रहती थी। तब उसके पास पढ़ाई की उबाऊ चर्या के बरकस खेलने कूदने के, कल्पनाएं करने के, किस्से गढ़ने के सुंदर एहसास थे, यानी कि हर चीज़ उसका जीवन में खुशी खुशी चल रहा था। वही मालती विवाह के इतने कम अंतराल में ही एक मध्यम वर्गीय पत्नी की तरह परिस्थितियों से समझौता कर चुकी है। वह 4 साल बाद मिलने आए उसके इस मित्रवत भाई के प्रति भी कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाती है, न खुशियाँ बताती है, न दुख ही साझा करती है। पति और बच्चे के प्रति भी वह एक रूटीन भूमिका में ही पेश आती है, अर्थात वो एकदम यंत्रवत मशीन की तरह ही चल रही है, उसका जीवन चल रहा है। आगे देखिए, पहले कितना खुश हुआ करती थी, अब देखिए हर चीज़ खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। आगे देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू, बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखे। यानी बच्चा, देखिए बच्चा कौन रहे तो टिटिया रहे बुझाता कि। आगे देखिएगा, लिखा है, कहानी में बच्चे की उपस्थिति और उससे जुड़े प्रसंग यह स्पष्ट कर देते हैं कि घर में एक गहरी उदासी का असर उस बच्चे के भोले बचपन पर भी हावी हो रहा है। यानी उस बच्चे पर भी उस घर का जो परिस्थिति था, स्थिति था ना, वो भी हावी हो रहा था। माता पिता मानो दोनों में उसके प्रति कोई वात्सल्य पूरित छटपटाहट या ममत्व न होकर अन्य दैनंदिन कार्यों की तरह ही एक और कार्य होने की मनः स्थिति हो। ऐसा लगता है कि रोज ही बिस्तर से गिरता बच्चा, सिसक सिसक कर चुप होता बच्चा, सोए में रह रह कर सिसकारियाँ भरता बच्चा उनके संबंधों में भयानक उदासी की सजा भुगत रहा हो। यानी उनके वजह से बच्चे की भी यह हालत हो गई है, छोड़ा जाए तो अपने बदमाश गिरत रहेला। ऐसे उस लड़के का भी जीवन इन्हीं की तरह हो गया है। अब आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मालती के पति का परिचय दें, यानी मालती के पति के बारे में लिखें। देखिए क्या लिखा है, रोज कहानी में मालती के पति महेश्वर एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं, परंतु उनके अंदर एक मध्यम वर्गीय पति की सभी जड़ताएं भरी हुई है। यानी एक पति के एकदम सख्त पति हैं, एकदम भरे नहीं जाएगा, मैं बहुत मार मारेंगे। आगे देखिएगा, ना होला क्या होला घूंघट, हाँ टांग के रखिए।
पत्नी मालती के प्रति, पुत्र टीटी के प्रति, जीवन के सौंदर्य के प्रति, व्यक्तिगत असीमता के प्रति, संबंधों के प्रति उनका मन उचाट सा है या रूटीन प्रकृति का है, यानी कि जो नियम कानून गांव के लोग लगा देते हैं वो एकदम वैसे ही जी रहे हैं। वे घर के पालनकर्ता के रूप में पैसे कमा तो रहे हैं लेकिन घर में कोई जीवन राग बनाए रखने में पूर्णतः असफल हैं, यानी एक जीवन नहीं जी रहे हैं, जीवन को काट रहे हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रोज कहानी में कहानीकार ने किस प्रकार की अंतः स्थिति या बाह्य स्थिति का वर्णन किया है? उत्तर देखें, रोज कहानी में कहानीकार ने मालती, महेश्वर और टीटी की जीवित किंतु स्पंदहीन दिनचर्या का बड़े ही साधे और संतुलित दृश्य विधान के साथ वर्णन किया है। पति डॉक्टर महेश्वर का रोज सरकारी अस्पताल में गैंग्रीन के मरीजों का इलाज करने की खबर कहना, पत्नी मालती का खबर को रोज ही सुनना और विशेष प्रतिक्रिया न देना, यानी रोज का वही काम है, रोज आते हैं, ए आघात कर देनी है, गोड़ काट देनी है, हाँ हाँ वो सुन के बस मुड़ी डोला देली। आगे देखिएगा, बेटे टीटी का रोज ही बिस्तर से गिरना, रोना, चुप होना, ये सभी गतिविधियां और कथावाचक की बाल सखा मालती के जीवन में घर कर चुकी मनहूसियत एक जैसी प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। रोज ही नियत समय पर नल से रोज ही नियत समय पर नल से टिप 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 करके पानी का आना, मालती का बर्तन धोना, महेश्वर का दोपहर के भोजन पर घर आना, ऊँघना, भंगवाना, ढिमलाना, घड़ी में समय का अपनी गति से बदलना, सरकारी क्वार्टर की अत्यंत शुष्क और नीरस सी स्लेट की छत गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष से कोमल किंतु अकरुण, अशांतिमय किंतु राग का निसरना आदि भाव बिंबित अतः और बाह्य स्थितियों का सटीक वर्णन करते हैं, यानी कि अंदर क्या स्थिति और बाहर की क्या स्थिति है, हर चीज़ को लेखक ने खूब बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है। अब आगे देखिए बाबू, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के उद्देश्य से लिखे। इस कहानी का उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिएगा। यह कहानी पुरुषवादी आधुनिक समाज व्यवस्था में मध्य वर्गीय स्त्री की नियति का विमर्श बड़े सटीक ढंग से सामने रख देती है। मालती, उसके पति महेश्वर और बेटे टीटी की स्पंदनहीन दुनिया और रोज रोज की यंत्रवत गतिविधि एक तरफ आधुनिकता के स्याह पहलू को दिखाती है तो दूसरी तरफ उसे बदलने के लिए इन पात्रों में किसी भी तरह के प्रयास की गैर मौजूदगी एक भयानक मानसिक स्थिति का संकेत करती है। लेखक महसूस करता है कि मालती के बचपन में पढ़ाई की उबाऊ चर्या के, बरकस खेलने कूदने के, कल्पनाएं करने के, किस्से गढ़ने के सुंदर एहसास थे। आज एक मध्य वर्गीय गृहस्थीन की मनहूस दिनचर्या से बाहर झांकने के लिए उसके पास अखबारों के ये टुकड़े हैं जिनसे छन कर वह इस रोज की दुनिया के परे चले जाना चाहती हो, लेकिन फिर उसी यथास्थितिवाद की ओर लौट आती है। उसके जीवन में न राग है, न स्वप्न है और न ही कल्पनाएं हैं। आधुनिकता के दबाव में व्यक्ति यंत्रवत हो जाता है, वह खुद के प्रति भी अजनबियत का शिकार हो जाता है, वह जीवन जीता नहीं ढोता है। कुल मिलाकर यह कहानी आधुनिकता के आईने में व्यक्तिगत असीमता और मशीनी जीवन के त्रासद अंतः संघर्ष का आख्यान है। आगे देखिएगा सर, ध्यान दीजिए। अर्थात यहीं पे पूरा का पूरा क्वेश्चन सर खत्म होता है। आपका काम है कि पूरे क्वेश्चन आंसर को खूब बढ़िया से लिखना है और लिख कर 2-3 बार पढ़िएगा तो, और हाँ, पढ़ने से पहले ना पहले जाकर पूरा का पूरा कहानी पढ़िए, कहानी वाला वीडियो देखिए, तब आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा और आप लोग खूब बढ़िया से लिख लेंगे और याद कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, अपने बोर्ड बाबा के साथ जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।